एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, मतलब जो भी हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उन सबको हम याद करेंगे माइंड मैप की हेल्प से। क्योंकि मैं मानता हूँ कि यार रिएक्शंस याद करना काफ़ी कठिन होता है, और माइंड मैप एक ऐसी टेक्निक होती है जो तुम्हारा काम बहुत आसान कर देती है। पहली इसकी खासियत ये है कि ये तुम्हारा सब, इसमें टाइम कम लगता नोट्स बनाने में। दूसरी इसकी खासियत है कि एक पेज के अंदर सब कुछ आ जाता है। और तीसरी इसकी खासियत है कि याद जल्दी होता है। देखो जितना भी तुम्हें टाइम लगेगा वो लगेगा सिर्फ इसको समझने में, बनाने में, क्या मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। जैसे ही मैं माइंड मैप कंप्लीट कर दूंगा, तुम एक दो बार देखोगे तुम्हें वो रिएक्शंस आसानी से याद हो जाएंगी। तुम पे डिपेंड करता है कि इसको माइंड मैप की तरह बनाना चाहते हो, सिंपल से नोट्स बनाना चाहते हो, जैसे तुम बनाना चाहोगे वैसे तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ जनरल इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब एल्कोहल से रिलेटेड बात करेंगे, फिनॉल से रिलेटेड बात करेंगे, ईथर से रिलेटेड बात करेंगे। जब वो सब बात कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम बात करेंगे माइंड मैप के ऊपर। और माइंड मैप तुम देखना इतना आसान है, तुम्हें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चलो हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। कभी तुमने सुना होगा कि कुछ लोग अल्कोहल पीने से मर जाते हैं। तो एक बात बता दें कि अल्कोहल पीने से, जो इथेनॉल अल्कोहल होते हैं उसको पीने से कभी नहीं मरते हैं। जिस अल्कोहल पीने से लोग मरते हैं वो होता है मिथेनॉल। मिथेनॉल पॉइजनस होता है, इथेनॉल पॉइजनस नहीं होता है। इस बात का ही बहुत ध्यान रखना। एक बात बता दें, क्योंकि देखो जब लोग कच्ची शराब बनाते, जो गाँव में बनाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि आखिर क्या बना रहे हैं। उन्हें सिंपल सा मतलब है कि कंपाउंड मिला, उससे ना मतलब क्या बना रहे हैं, तो वो इथेनॉल की जगह मिथेनॉल बन जाती है और लोग ख़त्म हो जाते हैं। देखो ये रहा एल्कोहल। एल्कोहल उस कंपाउंड कहते हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन में OH ग्रुप ऐड होता है। कम से कम एक तो OH ग्रुप होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि अल्कीन्स क्या होते हैं, तो कोई कहेगा कि भैया अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। इसी तरीके से अल्कोहल वो हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर कम से कम एक हाइड्रोऑक्सी मतलब OH ग्रुप होना ही चाहिए। ये बेसिकली जो हम लोग अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली अल्कोहल बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, एरीन की, तो अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप ऐड है तो इसे हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तुम कहोगे इसमें तुमने कुछ नया क्या बता दिया। मैं कहूँ देखो परेशान नहीं होना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगे। क्या तुम ये जानते हो कि आखिरकार जो बेसिकली जो रिएक्शंस अल्कोहल शो करता है वही रिएक्शन लगभग मतलब ये फिनॉल भी शो करता है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो अल्कोहल की रिएक्शन फिनॉल शो नहीं करता है। और बता दें कि जो तुम्हारे पास फिनॉल होता है वो अल्कोहल से कम रिएक्टिव होता है। और बता दें कि इसका डाइपोल मूवमेंट जो होता है इसके डाइपोल मूवमेंट से कम होता है। ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी रिएक्शन सब कुछ डिस्कस करने वाले, कोई परेशान नहीं होना है। बस धीमे धीमे सुनते जो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर एक चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। इसे फिनॉल बोलते हैं, इसे अल्कोहल बोलते हैं। अब एक कंपाउंड आता है जिसका नाम है ईथर। देखो अगर इस O ग्रुप से अल्काइल ग्रुप लगा हो या लगा हो ये बेंजीन रिंग, तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ईथर। इसको भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान हो, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब देखो एक चीज़ स्टार बना के लिखो कि कभी भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी चीज़ जो अनस्टेबल हो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर किसी कंपाउंड पे OH ग्रुप आ भी गया तो पता क्या होगा, उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये कंपाउंड पता है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे? अगर जस्ट हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, देखो बहुत ध्यान से देखना। जैसे ये रहा कंपाउंड OH, इस कंपाउंड पे हमने क्या करा दिया है, ये लगा दिया CH3। अब एक बात याद रखना कि एक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल है तो क्या होगा, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। और देखो, और ये जब इससे रिमूव होगा तो इसके बनने की 2 कंडीशन हैं कि एल्डिहाइड भी बनता है कभी कभार तुमने एल्डिहाइड भी बनता हुआ देखने को मिलेगा, और कभी कभार कार्बोक्सिलिक भी तुम्हें देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
बताऊंगा कि आखिरकार कार्बोक्सिलिक एसिड कब बनता है और एल्डिहाइड कब बनता है। देखो, अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हैं तो इससे बनेगा क्या, एल्डिहाइड। समझे कि नहीं समझे? देखो, ये रहा कंपाउंड इस तरीके से OHCH3। हाँ, अब देखो, अगर एक कार्बन से 3 OH ग्रुप अटैच हैं, ये मान लो कोई अल्काइल ग्रुप कोई भी ग्रुप मान लिया है, तो इससे पता क्या बनेगा, इतना तो देख लो, इतना रिमूव हो गया, इतना रिमूव हुआ तो ये डबल बॉन्ड में बन गया, AOH ये रहा और ये रहा, तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और हाँ, एक पॉसिबिलिटी और देखने को मिलती है कि अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से कि यहाँ एक कोई ग्रुप लगा है और यहाँ एक ग्रुप लगा है, तो बेसिकली इसमें तो वाटर रिमूव ही होना है। जब ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो कंपाउंड कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट होगा, AR ये रहा और R डैश ये रहा, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ हो गया है कीटोन में। तो हमने क्या देखा है कि इसके साथ में 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हैं तो क्या क्या बन सकता है, तो बन सकता है कीटोन एंड एल्डिहाइड। अगर एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप हैं तो उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब देखो, बात करते हैं आगे की। अब देखो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कई किताबों में ये दिया रहा हुआ कि जो फिनॉल होता है और मान लो सिंपल सा हमने बना लिया क्या, एक सिंपल सा अल्कोहल, मेथनॉल। तो कई किताबों में तुम्हें सुनने को मिलेगा कि फिनॉल का डाइपोल मूवमेंट होता है कितना। फिनॉल का डाइपोल मूवमेंट अगर हम देखेंगे तो उसका होता है 1.54 D। और अगर इसका हम डाइपोल मूवमेंट देखते हैं तो इसका डाइपोल मूवमेंट होता है 1.71 D। तो इस बात से हमें कह सकते हैं कि फिनॉल का डाइपोल मूवमेंट अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होता है। अगर डाइपोल मूवमेंट कम है तो इसका मतलब है कि पोलराइजेशन भी कम है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर पोलराइजेशन कम है तो इसका मतलब है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि देखो, बेसिकली यहाँ कार्बन ही है कि ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग है। अब तुम कहोगे भैया ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई है, आखिरकार हैं तो दोनों में सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऐसी क्यों बात आ रही है? तो बेसिकली हम यहाँ 2 बात करने वाले हैं कि फिनॉल का बॉन्ड इससे कैसे स्ट्रांग है ज़्यादा, और जो दूसरी बात करने वाले हैं कि आखिरकार फिनॉल का डाइपोल मूवमेंट इसके कंपैरिजन में कम क्यों है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो कि आखिरकार इसका बॉन्ड इसके बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग क्यों है। और बता दें कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ तुम्हें देखने को मिलती है, बॉन्ड लेंथ इसकी बॉन्ड लेंथ से कम होती है। अगर देखो यहाँ तुम्हें बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती वो होती है 142 पिकोमीटर, तो अगर इसमें बॉन्ड लेंथ देखने को आएंगे तो ये होगी 1.136 पिकोमीटर। देखो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, स्टार बना के कहीं लिख लो या पॉइंट लिखते जाओ। देखो, आगे की बात करने से पहले हम कुछ जनरल बात करते हैं। जैसे ये रहा OH और C। अगर देखो फिनॉल है तब भी यहाँ C है, और अल्कोहल है तब भी C है। बेसिकली हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि आखिरकार इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देखो, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। एक बात तो तुम जानते हो, क्या जानते हो, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसा क्या होगा कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर लेगा, तो इसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास नेगेटिव तो उसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। कन्फर्म? देखो, तुम ये भी जानते हो कि ऑक्सीजन इस कार्बन से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अगर हम देखेंगे तो इसकी तरफ भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ भी डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा।
तो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा है दोनों के कंपैरिजन में। मतलब ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। इसका तुम्हें बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा, वो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो इसका क्या मतलब ये है कि जो हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल बोलो या फिनॉल बोलो, उसका नेचर कैसा है, वो है डाईपोलर इन नेचर, डाईपोलर इन नेचर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो पार्सली पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी है और पार्सली पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी है, पार्सली नेगेटिव चार्ज इसके पास भी है। अगर पार्सली पॉजिटिव चार्ज इसके पास और पार्सली नेगेटिव चार्ज इसके पास भी है, नेगेटिव चार्ज इसके पास है, इसका मतलब ए बॉन्ड भी डाईपोलर है और ए बॉन्ड भी डाईपोलर है। ये सब बातें बहुत ध्यान से सुनते जाना, आगे तुम्हें बहुत काम आएंगी। अब देखो हम लोग आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि आखिरकार इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस क्यों है, या भी ये भी कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड इसके बॉन्ड से क्यों ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखो बेसिकली तुम बनाओ क्या है, बेंजीन बनाओ। बेंजीन कुछ इस तरीके से बनती है OH। अब तुम्हें एक बात बता दें कि जो बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप होती है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग ग्रुप का मतलब होता है कि ए और जो उसके साथ लगा उसके अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींच लेती है। तो क्या करेंगे कि ए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, रिजोनेंस करेंगे, तो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो बेसिकली बॉन्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो जब डबल बॉन्ड यहाँ आया है, ए रहा, अब देखो इस ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस ऑर्बिटल में कुछ नहीं था, तो पॉजिटिव, उसका मतलब पॉजिटिव है। यहाँ लोन पेयर आ गया ना, नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड। वैसे बता दें कि इसके आगे भी रिजोनेंस हो जाएगी, पिछले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया, लेकिन बस हमारी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी यहाँ समाप्त होने की देखते हैं कि देखो इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं, किसकी वजह से, रिजोनेंस की वजह से। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि जो फिनॉल होता है उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पार्सली डबल बॉन्ड होता है। पार्सली डबल बॉन्ड क्यों होता है, ड्यू टू रिजोनेंस। लेकिन अगर तुम एल्कोहल में देखने को जाओगे तो एल्कोहल में ऐसा तुम्हें कोई भी रिजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें जब कोई रिजोनेंस नहीं होगा तो कोई डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी नहीं आएंगे, और अगर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर नहीं आए तो वो बेसिकली वीक हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए जो रिएक्शन एल्कोहल कर लेते हैं वो फिनॉल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली रिएक्शंस क्या हैं, बॉन्ड का टूटना एंड बॉन्ड का बनना। तो बेसिकली तुम्हें बात समझ में आई होगी कि नहीं है कि क्या है, अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो फिर बॉन्ड बनेगा क्या। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर कि आखिरकार जो हमारे पास फिनॉल होता है उसका डाइपोल मूवमेंट इसके कंपैरिजन में कम क्यों होता है। देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि तुम फिजिक्स में पढ़ के आए होगे कि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जैसे मान लो यहाँ 2 कूलम रखा और यहाँ -2 कूलम रखा, इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट होगा 2 × 3 6। यही होता है कि नहीं होता है। और अगर ये नहीं पढ़ा हो तुमने ये पढ़ा होगा कि डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 2qa। अब ये तो याद आ रहा है यार, फिजिक्स इतने जन्मों पहले नहीं पढ़ी है, अभी पढ़ी है कुछ। देखो तो अगर हम यहाँ से भी देखना चाहें तो हमने अभी बताया है कि देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है इसके बीच की बॉन्ड लेंथ से कम है। तो बेसिकली बात है कि इसके कंपैरिजन में इसका डाइपोल मूवमेंट कम होना चाहिए। पहली बात यहाँ से समझ में आ गई, ये समझिए हमने फिजिक्स से। लेकिन अब हम बात समझते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कई किताबों में कि जो बेंजीन होती है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉलिंग है, मतलब बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉन खींच लेती है अपनी तरफ। तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेती है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास ला के इसमें डीलोकलाइज्ड करा देती है। तो मतलब ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो देख लीजिए Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू, अगर चार्ज की डेंसिटी कम हो गई तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा। पहली बात ये भी रहा, मतलब हमारे पास दो रीज़न हो गए हैं कि चार्ज भी घट रहा है और डिस्टेंस तो पहले से ही कम थी। बात समझ में आई कि नहीं आई है? देखो, अगर इसे डाइपोल मोमेंट जिसे समझ में नहीं आ रहा हो तो फिजिक्स में मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया, बिल्कुल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मिक्स करके, तो एक बार वो ज़रूर देख लेना। जैसे देखो इस तरीके से हुआ कि जैसे मान के चलते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन है, इनके बीच की दूरी हम मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर है। अभी मान लो कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ नहीं खींची इसने। हम मान के चलते हैं कि ऑक्सीजन के पास 10 कूलाम चार्ज है और कार्बन के पास इसके पास -10 कूलाम है, इसके पास बोल देते हैं 10 कूलाम चार्ज है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 2 × 10 20। अब मान के चलते हैं कि हमने ये लगा दी क्या, बेंजीन रिंग। जैसे ही बेंजीन रिंग लगी तो इसने क्या किया है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली और इलेक्ट्रॉन चार्ज खींच के, मतलब चार्ज अपनी तरफ खींच के इसमें डिलोकलाइज्ड करा दिया है। तो इसका चार्ज घट के क्या हो जाएगा, मान लो हमने मान लिया कि 7 कूलाम हो गया है और डिस्टेंस मान लो 2 की 2 ही रही और यहाँ +7 हो जाएगा, यहाँ -7। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या बचा है? अब बचा है 14। इस तरीके से ये समझ सकते हैं। अगर देखो अगर कोई पूछे तो सिंपल सा आंसर है कि बिकॉज बेंजीन इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप। तो क्या करता है, ऑक्सीजन के पास जो डेंसिटी होती ना चार्ज की, उसको अपनी तरफ खींच लेता है और डेंसिटी कम करके उसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। देखो, और जबकि ये जो कार्बन होता है मिथाइल ग्रुप होता है, मतलब अगर एक कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जो तुमने कभी सुना होगा अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जैसे मान के चलते हैं कि अभी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में मान के चलते हैं 2 सेंटीमीटर दूरी थी और इसके पास चार्ज था -10 और इसके पास था कितना, +10। हमने क्या कर दिया कि हमने इससे जोड़ दिया है अल्काइल ग्रुप, मतलब ये रहा अल्काइल ग्रुप। तो क्या कर देगा कि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और इंक्रीज़ कर देगा। तो अब मान के पास इसके पास कितनी होगी, इसके पास होगी मान लो 15, -15, इसके पास सेम टू सेम 15 हो जाएगी, प्लस के 15। अब डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, अब डाइपोल मोमेंट हो गया है 30। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि अल्कोहल का डाइपोल मोमेंट फिनॉल से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, जबकि जो फिनॉल जो बेंजीन रिंग होती है अराइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉलिंग ग्रुप है। तो क्या करता है कि इसकी डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है और ओवरऑल डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करने का मतलब होता है कि चार्ज की वैल्यू कम कर देना, मतलब चार्ज की अमाउंट कम कर देना। जब चार्ज कम हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट तो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें हर हाल में समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आई हो तो एक बार रिवाइज करके ज़रूर देख लेना। अब स्टार बना के लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल जो हम पढ़ने वाले हैं माइंड मैप की हेल्प से। और माइंड मैप मेरे साथ ही बनाते जाना, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। माइंड मैप बनाने में जितना टाइम लगेगा, लेकिन जब माइंड मैप पूरा बन जाएगा तुम देखना एक पेज के अंदर तुम पूरी रिएक्शन इसकी आसान तरीके से याद कर लोगे। माइंड मैप रियली में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और अगर जब तुम इसको माइंड मैप बनाना सीख जाओगे, माइंड मैप का यूज़ करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हें हर एक टॉपिक, हर एक रिएक्शन बहुत आसान लगने लगेगी। अगर जिसे सीखना है कि माइंड मैप कैसे बनाया जाता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, वहाँ से सीखें कि माइंड मैप कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले क्या करो, एक ऐसा पेज निकालो जो पूरी तरीके से खाली हो। देखो जैसे हम बनाने वाले हैं इसके ऊपर, इसमें देखना हम पूरी प्रिपरेशन बना देंगे एक पेज के अंदर। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सेंटर्ड चीज़ क्या है, सबसे पहले खोजो कि सेंटर्ड क्या है। तो सेंटर्ड जो हमारा है वो है फिनॉल। तो हम क्या करेंगे, फिनॉल को बनाएंगे हम सेंटर्ड में।
ये रहा। इसके ऊपर लगा दो OH। अब पता तुम्हें क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ रखो, एक पॉइंट यहाँ रखो और एक पॉइंट यहाँ रखो, एक पॉइंट यहाँ रखो और एक पॉइंट यहाँ रखते जाओ और यहाँ रखो। ये तुमने 6 पॉइंट रख लिए हैं। अब क्या करो कि इन 6 पॉइंट को इस 6 पॉइंट पे बनाओ क्या, देखो अब स्टार्ट हो जाए बिल्कुल साथ में। यहाँ बनाओ बेंजीन रिंग, समझे कि नहीं समझे? यहाँ तुमने बना ली है बेंजीन रिंग। अब इसके ऊपर लगा दो क्या, Cl, और इसकी रिएक्शन तुम कराओ किससे, करानी है NaOH से। किसकी प्रेजेंस में, कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब बनाओगे तो इससे जो कंपाउंड देखने को मिलता है वो मिलता है इस तरीके से। ये रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। अब इसकी रिएक्शन अगर तुम करा दोगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, तो कंपाउंड बनेगा फिनॉल। पहली एक रिएक्शन हो गई है। और इसी रिएक्शन को जो हम लोग नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है डाउस प्रोसेस और डाउस प्रोसेस। कई लोग दाउ बोलते हैं, डाउस प्रोसेस, और मैंने इसको याद किया था कैसे, काउस प्रोसेस से। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, याद जल्दी हो जाता है। तो पहले हमने क्या पढ़ा है, काउ प्रोसेस। अब देखो फिर यहाँ बनाओ बेंजीन रिंग। अब देखो सिंपल सी बेंजीन रिंग, इसकी रिएक्शन करा रहे हो तुम किसके साथ, इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी H2SO4 के साथ और SO3। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में अगर तुम देखोगे तो क्या ऐड हो जाता है, SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेता है। क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको बेसिकली यहाँ मान लो H लगा था, इसकी जगह हटा के इस ग्रुप को लगा दो, तो ये रहा तुम्हारा। समझे कि नहीं समझे? अब देखो इसकी रिएक्शन तुम किसके साथ करा दो, इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है NaOH मतलब बेस के साथ। तो जो कंपाउंड पता है क्या बन जाएगा, कंपाउंड बनेगा ये रहा तुम्हारे पास। बेसिक सी बात पता है क्या है कि यहाँ कंपाउंड बनेगा, अभी घबरा नहीं, सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, SO3Na। अब तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें इसकी रिएक्शन पता है किसके साथ करानी है, इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है, कराओगे तुम किसके साथ, NaOH के साथ फ्यूज्ड होना चाहिए। और जो टेम्परेचर होना चाहिए 573 केल्विन से लेके 623 केल्विन के बीच में, तो कंपाउंड बन जाएगा ए वाला। और इसकी रिएक्शन तुम HCl से करा दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा फिनॉल। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अब देखो फिर यहाँ एक बेंजीन बनाओ, बनाई बेंजीन। अब इसके पास तुम क्या लगा दो, N2 + Cl-। बेसिकली पता है क्या होता है, इसका नाम ये बेसिकली है डाईअजोनियम सॉल्ट। 11th क्लास में सब टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाए रखे हैं। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम्हें देखना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये होता है डाईअजोनियम सॉल्ट। इसका बेसिकली पता है नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड। अब देखो डाईअजोनियम क्लोराइड का तुम क्या करा दो,
इसकी रिएक्शन करा दो वाटर के साथ, H2 के साथ, और सिंपली इसे कर दो वार्म। तो कर दोगे तो कंपाउंड पता क्या क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेगा कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और HCl बनेगा और बनेगा फिनॉल। तो ये रहा उसका क्या पाथ। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर तुम डाईअजोनियम सॉल्ट की मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हो और हल्का सा वार्म कर देते हो तो उससे फिनॉल बन जाता है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि आखिरकार डाईअजोनियम बना कैसे। तो देखो इस तरीके से बनता है। डाईअजोनियम पता कैसे बनता है कि इसकी रिएक्शन करा दो किससे, एनिलीन से। एनिलीन मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर NH2, NH2, इसकी रिएक्शन करा दो NaNO2 से, HCl से, और 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। रिएक्शन कराओगे कंपाउंड ही रहेगा। किसी के दिमाग में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बेंजीन को तो तुम्हें पता ही है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl -+। कन्फर्म। हम कितनी रिएक्शन देख चुके हैं, 1 2 3। अब हम बात करने वाले हैं चौथी रिएक्शन के ऊपर। किसके साथ बात करने वाले हैं, हम चौथी रिएक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो तो हम फोर्थ रिएक्शन हम करने वाले हैं किसके साथ, हम यहाँ बेंजीन बनाओ, और इसके ऊपर क्या लगा होता है, मान लो OH ग्रुप पहले से लगा है और इसके साथ A भी लगा है, COONA। इसकी रिएक्शन तुम करा दो किसके साथ, NaOH के साथ, और क्या कर दो, कैल्शियम C ऑक्साइड, और इसको हीट कर दो तो कंपाउंड बनेगा तुम्हारे पास A वाला। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दो, कंपाउंड बन जाएगा फिनॉल। इस कंपाउंड का मैं नाम लिखवा रहा हूँ, उसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। देखो बेसिकली इसकी रिएक्शन कराओ इसका हो जाएगा। इसका जो नाम होता है उसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है। देखो कई जगह ये भी लिखा मिलेगा किसी किताबों में कि सोडियम सैलिसेट को सोडा लाइम के साथ क्या कर दो, हीट कर दो। तो मैं बता दूं कि आखिरकार सोडा लाइम होता क्या है। तो सोडा लाइम बेसिकली मिक्सचर है किसका, NaOH का एंड CaO का। सोडा लाइम और कुछ नहीं है, बेसिकली यही है। और देखो इसमें भी हम यही तो कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, सोडा लाइम तो है। तो ये बन जाता है, इसके साथ बनता है ये, इससे बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करा दो HCl से तो तुम्हें देखने को मिलता है फिनॉल। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी तुम्हें 1 2 3 4 रिएक्शन तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब जो हम पांचवी रिएक्शन करने वाले हैं, देखो वो हम करने वाले हैं किसके साथ, ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट अगर किसी को पता ना हो तो मैं वही कहूँगा कि 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, लेकिन उसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। जो R होता है वो अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकते हैं, और X होता है वो हेलोजन होता है, और Mg होता है मैग्नीशियम। तो हम बेसिकली बनाते हैं क्या, अराइल का ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो देखो तो हमने लिया और ये बना दिया है, ये बेंजीन, ये रहा बेंजीन। इसके ऊपर लगा दो MgBr, और इसका क्या करा दो, इसका रिएक्शन करा दो O2 के साथ। जब रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड बनेगा तुम्हारे पास ऐसा, बेंजीन O MgBr। और किसकी प्रेजेंस में कराना है, वो कराना है ईथर की प्रेजेंस में। इतना बन गया है। फिर आगे इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, H2 के साथ, और कोई एक मिनरल एसिड होना चाहिए, मतलब H+। तो ये कंपाउंड बन जाएगा क्या तुम्हारे पास, फिनॉल।
अब हम बात करने वाले हैं छठवीं रिएक्शन के ऊपर। छठवीं रिएक्शन होती है, उसकी रिएक्शन देखो कुछ नहीं है, बेसिकली तुम्हें पता क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन लो Cl, इसकी रिएक्शन करा दो H2 के साथ, मतलब लेकिन स्टीम होनी चाहिए, मतलब भाप। और क्या क्या होना चाहिए, SiO2, टेम्परेचर होना चाहिए 800 केल्विन, तो बन जाता है फिनॉल। देखो, और इसी रिएक्शन को तुम्हें कहीं सुनने को मिलेगा, वो होता है क्या, रेस्चिक्स मेथड। कहीं से रेस्चिक मेथड लिखा मिलेगा या कहीं कहीं प्रोसेस भी तुम्हें देखने को मिला होगा। लेकिन आखिरकार इस प्रोसेस में तुम क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते, वो भी एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं क्लोरोबेंजीन बनाते कैसे हैं। देखो, बेंजीन लो और इसकी रिएक्शन करा दो किससे, HCl के साथ और वाटर एयर की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड बन जाता है क्लोरोबेंजीन और साथ में बनता है H2O, CuCl2 या FeCl3, टेम्परेचर होना चाहिए 500 केल्विन, तो कंपाउंड बनता है ये। फिर इसकी रिएक्शन तुम स्टीम के साथ करा दोगे और SiO2 की प्रेजेंस में 800 केल्विन होना चाहिए, तो बन जाएगा फिनॉल। अगर हम तुम देखोगे कि मैंने तुमसे कहा था कि 6 डॉट रखो, अब मैं बताता हूँ कि मैंने वो 6 डॉट तुमसे क्यों रखवाए थे। इन 6 डॉट को मैं किस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। अब देखो, पहला डॉट पकड़ो, ये रहा, इस डॉट को इस डॉट से कनेक्ट करो, इस डॉट को इस डॉट से कनेक्ट करो, इसको करो इससे कनेक्ट, और इसको कर दो तुम इससे कनेक्ट, और इसको करते जाओ इसके साथ, और ये रहा। अगर तुम इसको ढंग से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें एक चीज़ देखने को मिले, देखो पूरी बेंजीन बन गई है। मतलब जस्ट ऐसे ही थोड़ा स्टाइलिश बनाने में, थोड़ा याद रखने के लिए, क्योंकि देखो 6 रिएक्शन है, 6 रिएक्शन है। देखो ये मान लो कि बेसिकली सेंटर्ड अल्कोहल बन रहा है, तो हमने देख लिया है। अब इसकी एक रिएक्शन और होती है फिनॉल बनाने की, वो होती है क्यूमीन से, तो उसकी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि फिनॉल बनाने वाले हैं क्यूमीन से। तो देखो बेसिकली क्या होता है, बेंजीन हमारे पास है, ये बेसिकली इसके ऊपर H मतलब बेसिकली होता है, लेकिन हमने यहाँ शो कर दिया है। इसकी रिएक्शन हम देखो यहाँ लिख लो, फ्रॉम क्यूमीन, CuMeNe, इसकी रिएक्शन करा दो CH3 से, CH से डबल बॉन्ड CH2 से, और होना चाहिए किसकी प्रेजेंस, H3PO4, टेम्परेचर 523 केल्विन, तो बन जाता है तुम्हारे पास क्या, कंपाउंड क्यूमीन। ये रहा क्यूमीन, CH3CH3। अब पता तुम्हें क्या करना है, अब इस क्यूमीन को तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीडाइज कराना है, किसकी प्रेजेंस, मतलब एयर की प्रेजेंस में। ये रहा कंपाउंड, इसी को क्यूमीन बोलते हैं, CH3CH3। देखो इसकी रिएक्शन करा तो किसके साथ, O2 के साथ, तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन कंपाउंड आ जाएगा, तो आया कंपाउंड कार्बन OOH, CH3CH3। अब इसका करा दो क्या, हाइड्रोलिसिस, कोई H+ होना चाहिए, मतलब कोई मिनरल एसिड भी होना चाहिए साथ में। अगर लेना चाहो तो डाइल्यूट, तो हमने ले लिया है क्या, डाइल्यूट H2SO4 और H2O, तो कंपाउंड बनता है फिनॉल। तो हमारे पास ये भी एक क्या है, रिएक्शन है, और साथ में एसीटोन बनता है, CH3C डबल बॉन्ड CH3। अब देखो यार, जो रट रहे होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन जो समझ रहे होंगे उनको एक दिक्कत आई होगी कि भैया आपने ये जो बेसिकली ये जो बेंजीन रिंग लगाई है, आपने इस पे किस बेसिस पे लगा दी है। दिक्कत यही आ रही है। कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं भैया अगर हम बेंजीन रिंग यहाँ लगाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या। तो मैं क्या कहूँगा कि रिच गेट रिचर मेथड यूज़ रखना, याद रखना कि
हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, एडिशन रिएक्शन तो हो रहा है, इसके साथ एडिशन रिएक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है और उसके हाइड्रोजन के बगल वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये रहा कंपाउंड। अपन को इट डजेंट मैटर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो कैसे याद रखता, तो मैंने इस तरीके से याद रखा था अपने स्कूल टाइम में। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें फिनॉल की रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि फिनॉल हम किस तरीके से बना सकते हैं। दो हमने प्रोसेस पढ़े हैं, एक पढ़े है डाउस प्रोसेस, एक पढ़े है रेस्टिक्स प्रोसेस, और बाकी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं। अगर हम क्या करते हैं, दोबारा इस माइंड मैप को देखेंगे तो देखो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर तुम इसमें देखोगे तो देखो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और तुम्हें क्या ऑब्जर्व करने को मिल रही है, वो हमारे पास है ए वाला कंपाउंड। क्यों? क्योंकि देखो इससे कहाँ से आ रहा है, ए भी यहाँ आ रहा है, ए रिएक्शन भी इसमें ही जा रही है, और देखो ए रिएक्शन भी इसी में जा रही है, और इस सब को मिक्स करके क्या HCl से करा रहा है। हाँ, एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है कि बच्चों को कंपाउंड के नाम लिखना नहीं आते हैं। वैसे बता दूं कि 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में नाम लिखना बताया, किसी कंपाउंड को तुम कैसे नाम लिखते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम्स हैं। तो एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कुछ बेसिक कंपाउंड के नाम लिख लेते हैं। जैसे देखो ये तो बेसिकली बेंजीन है, ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड होता है इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें बेसिकली सल्फोनेशन हो रहा है। हाँ, ये जो कंपाउंड है हमारे पास है इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देखो इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर देखो ये इसका नाम है क्लोरो बेंजीन, इसका जो नाम होता है वो नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, इसका नाम होता है सोडियम सैलिसिलेट। अब बात करते हैं इसका नाम होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर यहाँ Cl लगा दो तो क्लोराइड हो जाता। हाँ, ये तो बेसिकली क्लोरोबेंजीन है, इसमें कोई नाम याद रखने की बात नहीं है। अब देखो अगर तुम इसका नाम लिखना चाहोगे तो इसका नाम होगा फिनाइल ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सी आ गया है। मैग्नीशियम मतलब Mg है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो गया फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम Mg ब्रोमाइड। और ये तो हम सब जानते हैं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फिनॉल। अब देखो एक कंपाउंड यहाँ रहा, देखो ये बेसिकली बेंजीन है। ये अगर जो कंपाउंड तुम देखने को मिलेगा तो इसका जो कंपाउंड सीधा सिंपल सा है, तो तुम्हें आना ही चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। क्यूमीन से बना रहे हैं। ये क्या है, ये है प्रोपीन। जब इसकी करो तो बन जाता है क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन तुम O2 से करोगे तो मतलब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो कंपाउंड बनता है क्यूमेन हाइड्रो पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब डबल O आ जाते हैं, और इसकी रिएक्शन का तो ये फिनॉल बन जाता है। लंबरगिनी